आज 10th क्लास का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेसिक केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री का आपका जो है ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, माइंड में सेट करो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले यानी अकेले, मान के चलो कि ये कोई पदार्थ है अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके अभिक्रिया करता है, जैसे पानी हो गया और चीनी हो गया, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये दोनों भी अभिक्रिया करता है। तो ये दोनों जब मिक्स करते हैं तो अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्या बना देता है? शरबत बना देता है। तो पानी का गुण अलग, पानी का गुण और चीनी का गुण उसमें दोनों मिल गया है। समझिए, यही बात कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ बनता है। समझ गया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, मूल पदार्थ का गुण नए पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग रहता है। जैसे पानी का स्वाद, पानी और चीनी मिल करके पानी जैसा ही हो गया, लेकिन जैसा पानी का स्वाद होगा वैसा शरबत का होगा, अलग स्वाद ना होगा। तो वही बात कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, समझ गया, तथा मूल पदार्थ के गुण नए पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। यानी पहले वाला पदार्थ का गुण जो था और नया वाला पदार्थ का गुण से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से या के साथ अभिक्रिया करता है, या से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके, चलो अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, मूल पदार्थ के गुण और नए पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिया, जैसे यहाँ मान के H2 है, 2H2 है, 2H2 है और O2 है, ये मिल करके क्या बना दिया? 2H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही दोनों आदमी लिया है। ये दोनों आदमी कोई काम को कर करके एक नया चीज बना देता है, इसी को कहते हैं अभिकारक। यानी जो भाग लेता है, ये दोनों भाग लिया है, तो ये दोनों भाग लिया है तो ये हो गया अभिकारक। इसका दूसरा नाम अभिकर्मक भी कहेंगे। यदि कहेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, क्या कहेगा? ध्यान दो, ये नहीं कि हम वीडियो शूट करने में लगे हैं, तुम लोग का पढ़ाई भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए साथ साथ में। अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। समझ गया? यदि कहेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके अभिक्रिया करते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं या भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया? अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद है, चले आओ प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल में, ये टॉपिक नोट करो। रोक दो। जब ये बोलते हैं रे, जब बोलते हैं तो अब है उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक है उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यानी यहाँ CaO प्लस CO2,
CaO को क्या कहेंगे, काली चूना, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, CaCO3 यानी संगमरमर। समझ गया, या उसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ये पदार्थ और ये पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण किया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देगा कि एग्जाम में रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, जब कोई धातु पर, जब कोई धातु हो, कोई भी धातु ले लो, उस पर जब उसको जब अम्ल से अभिक्रिया कराओगे, कोई भी धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गैस की उत्पत्ति यानी कोई भी धातु को गर्म कर, कोई भी धातु को पूरा गर्म कर लो, उस पर कोई भी अम्ल डालो तो क्या वहां पर पूरा गैस निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। वैसे भी देखते हो कि जब लोहा को गर्म करोगे, उसको पानी डालोगे तो छन छन करके गैस निकलता है, तो यही हो गया गैस की उत्पत्ति। यानी कोई भी धातु पर जब हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या है जी, अवक्षेप का बनना, बताओ तुम लोग बताओ। अब देखो दूसरा नंबर में है अवक्षेप का बनना, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जल वाला घोल होगा, समझ गया, और उसमें जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करोगे, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालोगे। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को डालोगे तो दही के जैसा क्या होगा, कोई पदार्थ अवक्षेप बन जाएगा, समझ गया, दही जैसे उजला होता है वैसे बन जाता है, इसी को कहते हैं अवक्षेप का बनना। यानी सोडियम क्लोराइड के, याद रहेगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को डालेंगे तो क्या होगा, तब क्या होगा कि दही के जैसा अवक्षेप बन जाएगा, इसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में अवक्षेप का बनना, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या आता है, तीसरा नंबर में है रंग परिवर्तन। क्या है, रंग परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन कैसे होता है, एक ये क्या है, एक केमिकल है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट, समझ गया। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग बैगनी का रंग टाइप का होता है, बैगन जो काला वाला बैगन होता है लगभग उसी रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है मार्केट में, अपना मार्केट में तो नहीं मिलेगा, अगर जिला वाला कोई भी जिला का जो मार्केट होता है वहां पर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में, समझ गया। पोटेशियम परमैंगनेट में जब नींबू का रस को डालेगा तो वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, तो काला वाला बैगन देखा है, नीला काला रंग का बैगन, काला नीला पर के जो होता है बैगन, वो बैगन उसी टाइप का होता है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग, समझ गया। उसमें जब नींबू का रस को डालेंगे, क्या करेंगे, निचोड़ देंगे नींबू का, तो वह क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, गायब होने लगता है, समझ गया। क्या होता है, गायब होता है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में या पोटेशियम परमैंगनेट पर
पोटेशियम परमैंगनेट चाय पत्ती नहीं देखा, चाय पत्ती उसी टाइप का होता है, समझ गया। हम दिखाएंगे अगला कल का क्लास में, हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट से हम बहुत चीज करते हैं, बहुत ऐसा केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे तुम लोगों को आगे कि पानी में भी हम आग लगा के दिखा देंगे केमिस्ट्री में, पोटेशियम परमैंगनेट से आग जला देंगे, समझ गया। सलाह का जरूरत है, पानी में आग लगा देंगे, बहुत बहुत ऐसा रिएक्शन है। जैसे थर्माकोल को पेट्रोल में डाल देगा तो थर्माकोल बिला जाएगा, इतना बड़का थर्माकोल वो गायब हो जाएगा, इतना ठो बन जाएगा, समझ गया। तो सब केमिस्ट्री का रिएक्शन है। अब पोटेशियम परमैंगनेट में जब नींबू का रस को हम डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है, इसी को कहते हैं रंग परिवर्तन। अब आ जाओ ताप में परिवर्तन, ये तो आम बात है, सब बता देगा। यानी CaO काली चूना पर, काली चूना मान के चलो कि एक बार तो सफेदी करने वाला घर जो सफेदी करता है रंग, उसी को कहते हैं काली चूना, ठीक है। उसको क्या करते हैं, कोई बाल्टी में रखते हो और उस पर यदि पानी डालोगे तो क्या होगा, वो ताप पानी गर्म हो जाएगा, वो खौलने लगेगा, समझ गया ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ताप में परिवर्तन। यानी कली चूना पर जब हम कोई भी बर्तन में रख करके कली चूना को और उस पर पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो गैस निकलेगा और पानी क्या होगा, खौलने लगेगा, समझ गया। पानी जो खौलने लगता है उसी को कहेंगे ताप में परिवर्तन। ताप में अब क्या है, अवस्था में परिवर्तन, क्या है, अवस्था में परिवर्तन। बताओ अवस्था में परिवर्तन क्या होगा। मोमबत्ती को देखे हो, मोमबत्ती को है, ये मोमबत्ती है मान के चलो, ये क्या है, मोमबत्ती है ना। तो मोमबत्ती में जब हम आग लगाएंगे, ये आग लगाते हैं तो ये धीरे धीरे जल जल करके नीचा में गिरने लगता है ना, कि नहीं गिरता है, ये जल करके धुआं ऊपर चले जाता है और कुछ कोई मोम जो है बैठ जाता है नीचा आकर के, यहाँ जमा हो जाता है, कि नहीं होता है मोमबत्ती में जल करके, ये जलते नीचा से जमा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। मोमबत्ती एक प्रकार का ठोस के रूप में होता है, समझ गया ना, ठोस के रूप में होता है, तब ना खड़ा होता है सीधा इतना बड़ा। उसको जब हम जला देते हैं तो वो रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और ये धीरे धीरे मोम जो है पानी की जैसा द्रव हो जाता है, चिपचिपा, समझ गई, पानी की जैसा द्रव। तो यही क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन, मोम का जलना। तो ये अवस्था में परिवर्तन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मिटाएंगे इसको। हाँ चलिए अब चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जब कोई रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं, सबसे पहले जब कोई भी रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं तो संतुलित करने से पहले देखते हैं कि तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी जब किसी रासायनिक समीकरण के तीर के दाएं ओर तथा तीर के बाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखेंगे H2 प्लस O2 और यहाँ है H2O, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 हुआ नहीं हुआ, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। अब 2 लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, अब हो गया यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो पुर गया, 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन पुर गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दूधना 4 हो गया, तो तब यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, दूधना 4 हाइड्रोजन, समझ गया।
अब जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण, ये देखो तीर के, ये तीर है, तीर के इधर है बायां तरफ, इधर है दायां, तीर के दायां तरफ भी 4 है हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तीर के दायां तरफ बायां तरफ भी यहाँ पर जो है 2 है ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 है ऑक्सीजन। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी तीर के बाएं ओर तथा तीर के दाएं ओर परमाणुओं की संख्या जो जिसमें बराबर होगा वो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गया? अब आ जाओ रासायनिक समीकरण कहते किसको है। पहले रासायनिक समीकरण कहते किसको है ये जानो, कि जब कोई भी समीकरण को हम संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पर हम दे देते हैं इसका उदाहरण में H2 प्लस Cl2 एरो HCl, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ठो क्लोरीन है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये संकेत जो है हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, तो H2Cl2 संकेत और सूत्र से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी को क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गया ना? H2 को क्या नाम है, ये इसका क्या सूत्र होता है, सूत्र से लिखते हैं, ठीक है। कोई भी रासायनिक समीकरण को जब हम उसका संकेत तथा सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलते चलो अपना मन में, जब कोई भी रासायनिक समीकरण को हम संकेत तथा सूत्रों की सहायता से लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे, संतुलित नहीं कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब कोई भी रासायनिक समीकरण को का तीर के बाएं तरफ तथा तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी जब कोई भी असंतुलित बाद में बताएंगे, पहले कंकाली में आ जाते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को, जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, जैसे यहां पर लिख देते हैं H2 प्लस O2 एरो दे करके लिख दिए H2O, ये संतुलित नहीं है, इसी को क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। पूछेगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ असंतुलित वैसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है, समझ गया ना, उसी को क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण। अब देखो असंतुलित, इसी को बना देते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहें, किसको कहेंगे? किसी भी रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण के तीर के दाएं ओर तथा तीर के बाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, ठीक है, बराबर ना हो, उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जब कोई भी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण बोलो, कोई पता है? नहीं? क्या उदाहरण हो सकता है? या Mg प्लस O2 या MgO, ठीक है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यदि संतुलित करना होगा तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 हो जाएगा O, ठीक है, Mg 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जिस कोई भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं ओर तथा तीर के दाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बहुत जल्दी ही आने वाला है नेक्स्ट पार्ट। ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर रोक देते हैं। अगला वीडियो जो है फिर आपको मिलेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। आप लोग जो है रोक दिया है, चलो है ना, ठीक है। आप लोग जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, तब देखेंगे कैसा लग रहा है आपको। मेरा चैनल का नाम है अरविंद सर ऑनलाइन क्लासेस, ये चैनल का नाम है। यहाँ जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सबको देखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।